बच्चों 12th क्लास जो लेसन हमारा चल रहा है वो है प्रत्यावर्ती धारा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रत्यावर्ती धारा, दिश धारा क्या होती है और उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं बताई थी कि आयाम क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, कला क्या होती है। और जब हम किसी कॉइल को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो कितना प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है, प्रेरित धारा, ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन की थी। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कि प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान। हम इसका माध्यमान कैसे निकालेंगे? बच्चों आपको पता है कि प्रत्यावर्ती धारा का मान और दिशा क्या होता है, आवर्त रूप से परिवर्तित होते रहते हैं। आपको पता है कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है एक हाफ साइकिल में एक डायरेक्शन में बहती है इस तरीके से, और दूसरे हाफ साइकिल में वो विपरीत दिशा में बहती है। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर से वो अपने इसी पाथ को फिर से रिपीट करते हैं एक निश्चित टाइम ऑफ इंटरवल के बाद। तो ये आवर्त पीरियोडिक रूप से क्या होती है, अपने रूप को क्या करती है, बार बार रिपीट करती है। ठीक, ये हमारा आई हो गया, यहाँ हमारा हो गया टी समय हो गया। ठीक है, अब आप ये देख सकते हो कि एक साइकिल के लिए इसकी डायरेक्शन एक डायरेक्शन में और दूसरी हाफ साइकिल के लिए विपरीत डायरेक्शन में। तो जब हम इनका एवरेज निकालेंगे तो हमें इन दोनों धाराओं को जोड़ना पड़ेगा। तो जब आप इन दोनों धाराओं को जोड़ोगे तो जो एवरेज मान है वो हमारा 0 आना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? हमने माना कि जो प्रत्यावर्ती धारा की इक्वेशन है वो है I = I0 sin ओमेगा टी। ये हमारी इक्वेशन होती है। अब ये हमारा 0 समय है, ये हमारा T/4 होता है, ये T/2 होता है, ये हमारा जो होता है मैक्सिमम वैल्यू ये 3T/4 होती है, और ये कैपिटल टी। तो T = 0 से लेकर T तक हम क्या करेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे, धारा का औसत मान निकालेंगे। तो उसके लिए हम इसको लिखते हैं IM। M मीन्स मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ I। तो ये किसके बराबर होगा, 0 से लेकर T तक I × dt। ये हो गई आई की वैल्यू, और एवरेज का मतलब जितनी धारा आप जोड़ोगे उतने का डिवाइड करोगे। तो हम टाइम के सापेक्ष ले रहे हैं तो उतना ही हम टाइम भी लेंगे, यानी कि 0 to T dt। ठीक, अब जो आई की वैल्यू है वो हमारी क्या है, 0 to T आई की वैल्यू हमारी क्या है, I0 sin ओमेगा टी dt, और ये हो जाएगा 0 से लेकर T 1 × dt। इसमें हम I0 को आगे निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 0 से लेकर T तक साइन ओमेगा टी डी टी, और इसका इंटीग्रेशन बच्चों हम पहले ही बता चुके हैं। इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, टी होगा। तो ये स्मॉल टी, लिमिट लग गई 0 से लेकर टी तक, हो जाएगा I0। अब साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है, साइन का होता है कॉज माइनस कॉज, तो जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी, ये हो गया। अब ये जो ओमेगा टी है ये भी टी का क्या है, फंक्शन है। ओमेगा टी का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो हमको मिलेगा ओमेगा, इस ओमेगा से हमारा क्या हो जाएगा, इसमें डिवाइड हो जाएगा, लिमिट लग जाएगी हमारी 0 से लेकर टी तक, और इसमें आप वैल्यू को रख दीजिए। पहले अपर लिमिट लिखेंगे तो ये हो जाएगा T-0। ठीक, ये आएगा समझ में। अब यहाँ से हमारी जो IM की वैल्यू होगी तो ये IM बराबर क्या हो जाएगा, I0 अपॉन कैपिटल टी, हो जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी की जगह रख दिया कैपिटल टी ओमेगा माइनस, फिर जब यहाँ 0 रखोगे कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा में जब आप टी की वैल्यू को 0 रखोगे तो पूरी हमारी वैल्यू हो जाएगी कॉस 0। तो कॉस 0 हो गया, ये हो जाएगा हमारा I0 अपॉन टी और माइनस ओमेगा भी आएगा। ठीक, तो अब इस बार ओमेगा को बाहर निकाल लो तो ओमेगा टी हो गया माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हमारा क्या था, माइनस था। जब आप वैल्यू को रखोगे तो पहले यहाँ रखेंगे, फिर माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, अब ये हमारा क्या बचेगा, माइनस के कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस 0, ये हो जाएगा I0 ओमेगा टी माइनस के कॉस, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2π अपन कैपिटल टी इंटू टी प्लस कॉस 0 डिग्री, टी से टी कट गया, ये हो जाएगा I0 ओमेगा टी, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर माइनस कॉस 2π प्लस कॉस 0, यानी कि I0 ओमेगा टी माइनस कॉस 2π की जो वैल्यू होती है 1 होती है, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है,
तो हमारा 0 होगा। 0 को जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो पूरी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस पूरे साइकिल के लिए, ये जो एक साइकिल है, इस एक साइकिल के लिए जब हमने प्रत्यावर्ती धारा का मान निकाला तो हमको क्या मिला, 0 मिला। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं। तो ये इसमें आप यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिएगा, ए पार्ट हमने ये किया पूर्ण चक्र के लिए, यहाँ हमने पूर्ण चक्र के लिए पहले एवरेज वैल्यू निकाली। अब हम निकालेंगे यहाँ पर अर्ध चक्र के लिए। तो हाफ साइकिल के लिए आई का मान कैसे निकालेंगे, हाफ साइकिल के लिए आई एम बराबर हो जाएगा, देखो बच्चों फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, क्योंकि हमने टाइम को आधा कर दिया यानी कि t/2 तक कर दिया, तो जो लिमिट थी हमारी वो t/2 हो जाएगी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक, तो ये हमारा क्या बन जाएगा फॉर्मूला, आई एम बराबर 0 से लेके t/2 आई इंटू डी टी अपॉन 0 to t/2 1 इंटू डी टी। ठीक, तो हो जाएगा 0 से लेके t/2, आई की वैल्यू हमारी क्या है, I0 साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन 0 to t/2, इसका जब आप इंटीग्रेशन चलो अब आगे करते हैं, ये हो जाएगा डी टी। ठीक, यहाँ पर हमारा I0 बाहर आ गया, 0 से लेके t/2, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी डी टी, यहाँ ये हमारा हो जाएगा t, इंटीग्रेशन करने पर 0 से लेके लिमिट t/2। ठीक, अब आप इसका इंटीग्रेशन करिए, साइन ओमेगा टी अभी बताया था कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, तो आई एम बराबर हमको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन ये सॉरी I0 हमारा था ना ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा I0 अपॉन t/2 साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन कॉस, लिमिट लगाएंगे 0 से लेके t/2। ठीक, ये हो जाएगा हमारा अब 2I0 अपॉन टी, ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा को भी बाहर निकाल लो, फिर वैल्यू को रख दो, ओमेगा इंटू t/2। ठीक है, माइनस, क्योंकि माइनस है तो यहाँ क्या हो गया प्लस कॉस 0, यानी कि 2I0, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है हमारी 2 पाई अपॉन टी इंटू टी माइनस कॉस, यहाँ ओमेगा की वैल्यू हम लिखेंगे 2 पाई अपॉन टी इंटू t/2 प्लस कॉस 0 डिग्री। इस t से हमारा t कट गया, इस 2 से 2 कट गया, ये रह गया हमारे पास I0 अपॉन पाई, यहाँ t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, ये हो गया माइनस का कॉस पाई प्लस का कॉस 0। ठीक, हो जाएगा हमारा I0 अपॉन पाई, माइनस का जो कॉस पाई है इसकी वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस हो गया +1 यानी कि 2I0 अपॉन पाई, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, आई एम की वैल्यू। तो आई एम बराबर हो जाएगा हमारा 2 अपॉन पाई I0। अब जब 2 अपॉन पाई की वैल्यू के यहाँ 3.14 I0 रख के सॉल्व करोगे तो आई एम बराबर हमारा आ जाएगा 0.637 I0। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई हाफ साइकिल के लिए। तो इसी प्रकार जो सेकेंड हाफ साइकिल में होगा उसके लिए भी हमारा एवरेज यही रहेगा, लेकिन साइन कैसा हो जाएगा माइनस का, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो t की वैल्यू 0 से लेकर t/2 तक है। फिर जब इसके लिए आप लिमिट रखोगे तो t/2 से t रखोगे, और जब सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी हमको एवरेज वैल्यू जो आएगी वो माइनस में आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी हाफ साइकिल के लिए फिर से हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हो दूसरी हाफ साइकिल के लिए आई एम बराबर माइनस का 0.637 I0। ठीक, अब इसके बाद बच्चों हम निकालेंगे इसका वर्ग माध्य मूल मान। तो जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा वो है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल
मान। वर्ग माध्यमूल मान से बच्चों यहाँ पर हमारा मतलब क्या है? वर्ग माध्यमूल मान का मतलब होता है कि धारा का जो वर्ग करेंगे, धारा हमारी आई है, आई का हमने किया वर्ग, फिर इसका एवरेज लेने के बाद हम उसका लेते हैं वर्गमूल। ठीक, एवरेज लेने के बाद इसका लेंगे हम, जब इसका वर्गमूल लेंगे तो ये वैल्यू हमारी IRMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ठीक, तो धारा आई का हमने क्या किया वर्ग, फिर इसका एवरेज लिया, एवरेज लेने पर जो वर्गमूल होगा वो हमारा IRMS होगा। तो पहले तो एवरेज कैसे लेंगे, स्क्वायर का वो निकालेंगे हम, तो आई स्क्वायर बार, आई स्क्वायर धारा का स्क्वायर और फिर इसका बार, बार का मतलब एवरेज, वो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि अभी आप लोगों ने क्या किया था, अभी हम लोगों ने जो IM का मान निकाला था, तो आपने क्या किया था, 0 से लेकर t समय IDT किया था। जब स्क्वायर कर रहे हो तो ये वैल्यू भी हमारी स्क्वायर हो जाएगी। ठीक, समय हमारा यही रहेगा क्योंकि एवरेज निकालना तो टाइम तो हमारा वही रहेगा। ठीक है, जो फॉर्मूला होगा हमारा वही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0 से लेकर t तक आई स्क्वायर dt अपॉन, एवरेज निकालना है तो टाइम हमारा वही रहेगा 0 से लेकर t dt। ठीक, ये जगह 0 से लेकर t तक एक पूर्ण साइकिल के लिए निकाल रहे हैं। यहाँ पर हम i का जो वैल्यू होती है I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी हो जाएगा। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो वन हमारा क्या आता है, टी आता है, लिमिट लगती है 0 से लेकर टी तक। ठीक, ये हो जाएगा हमारा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो यहाँ टी की जगह क्या लिखोगे, इसको मैं अलग से सॉल्व करके दिखा दे रही हूँ। टी की जगह कैपिटल टी फिर -0 इसके लिए, तो जो वैल्यू आएगी हमारी वो क्या जा रहेगी, खाली कैपिटल टी, तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया। 1/t लिमिट लग गई 0 से लेकर टी तक, I0 स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, आप लोग को पता है बच्चों कि जो cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, सबने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा। cos 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर की वैल्यू को निकालते हैं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2, ये होगा। तो सेम यही चीज़ है, बस थीटा की जगह यहाँ पर क्या दिया है हमारा, ओमेगा टी दिया हुआ। तो इस फॉर्मूले से जब आप इसको यहाँ पर रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, I0 स्क्वायर अपॉन टी, ये हो गई लिमिट 0 से लेकर टी तक। इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 - cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी। ठीक, अब ये जो 2 है, 2 भी हमारा बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, I0 स्क्वायर अपॉन 2t लिमिट लगेगी 0 से लेकर t तक, 1 × dt माइनस 0 से लेकर t cos 2 ओमेगा टी डी टी। मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया, यहाँ पर अलग कर दिया, यहाँ पर अलग, बीच में माइनस का साइन आ गया। ठीक, अब जब आप इसका इंटीग्रेशन लेंगे, चाहो तो एक साथ भी कर सकते हैं, इसमें वैल्यू को लिखकर इस तरीके से भी कर सकते हो। जब इसको आप अलग अलग रख के सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा I0 स्क्वायर अपॉन 2t जब आपने 1 × dt के लिए सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा t आएगा, फिर इसमें हम लिमिट लगाएंगे 0 से लेके t तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा t, लिमिट लगाई हमने यहाँ पर 0 से लेके t तक माइनस। ठीक, अब इसके बाद जो ये आपका cos 2 ओमेगा टी है, cos का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन, और ये जो फंक्शन है इसका जब आप करोगे इंटीग्रेशन तो यहाँ से हमको मिलेगा 2 ओमेगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और लिमिट लगेगी 0 से लेके टी तक। आप सॉल्व कर लीजिए, I0 स्क्वायर अपॉन 2t हो जाएगा, ये हो जाएगा t - 0 माइनस, ये हो जाएगा वहाँ, यहाँ से 1/2 ओमेगा को बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा
इंटू टी माइनस साइन ज़ीरो, यानी कि आई ज़ीरो स्क्वायर अपॉन 2t ये बचेगा t माइनस 1/2 ओमेगा, ये हो जाएगा हमारा साइन 2 इंटू ओमेगा की जगह लिख देंगे 2π/t इंटू टी माइनस ज़ीरो। इस t से t कट गया, ये हो जाएगा आई ज़ीरो स्क्वायर अपॉन 2t टी माइनस 1/2 ओमेगा साइन 4π। और जो साइन 4π की वैल्यू होगी, टी की जगह यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 2π/ओमेगा आ जाएगा यहाँ पर, ये हमारा 2π/ओमेगा हो गया, माइनस जो साइन 4π है, साइन 4π की वैल्यू को निकालेंगे, साइन 4π की बच्चों वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो ये पूरा टर्म हमारा फिर से 0 हो गया। तो हमको क्या मिल गया आई ज़ीरो स्क्वायर अपॉन 2t इंटू टी। ठीक, यहाँ से t से t फिर हमारा कट जाएगा, ये मिल गया हमारा आई ज़ीरो स्क्वायर अपॉन 2। तो आई स्क्वायर बार बराबर में हमको मिल गया आई ज़ीरो स्क्वायर अपॉन 2। जब आप अंडर रूट लोगे, अंडर रूट आई स्क्वायर बार बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट आई ज़ीरो स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि आई ज़ीरो अपॉन रूट 2। और ये जो वैल्यू है वो हमारी क्या है IRMS। अभी मैंने बताया था कि जब करंट का स्क्वायर करेंगे और उसका एवरेज लेने के बाद जब वर्गमूल लेते हैं तो हमारा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बन जाता है। तो यहाँ से जो IRMS की वैल्यू हमको मिली वो क्या मिली आई ज़ीरो अपॉन रूट 2। ठीक, अब जब आप इसको फिर से रख के सॉल्व करोगे, IRMS बराबर क्या हो जाएगा आई ज़ीरो रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है, तो ये हमारा आंसर हमको क्या मिलेगा 0.707 आई ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्यमूल मान होता है, आई ज़ीरो हमारी क्या है शिखर मान है ना, तो शिखर मान का 0.707 भाग होता है। या आप कह सकते हो कि प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्यमूल मान होता है वो शिखर मान का 70.7% होता है। ठीक, यहाँ लिख लीजिए प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान शिखर मान आई ज़ीरो का 70.7% होता है। इसी तरीके से जब हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज लेंगे तो उसका भी जो वर्ग माध्यमूल मान होगा वो शिखर मान का क्या होगा हमारा, वो भी 70.70% होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या देखते हैं कि जो भी वोल्टेज या करंट जिसको हम अमीटर या वोल्ट मीटर से नापते हैं तो वो हमको वर्ग माध्यमूल मान बताता है। जैसे कि घरों में जो हम वोल्टेज यूज़ करते हैं वो 220 वोल्ट है ना, 220 वोल्ट पर ऑल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई होती है। तो जो वास्तव में हम लोग जो करंट यूज़ करते हैं उसका मान कितना होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है कितनी होती है, जो घर में हम लोग यूज़ कर रहे हैं VRMS जो हम लोग लाइट यूज़ कर रहे हैं वो हमारी कितनी 220 वोल्ट है। जब आप इसमें रखोगे फॉर्मूले में तो 220 बराबर हो जाएगा V0 अपॉन रूट 2, यानी कि V0 बराबर है रूट 2 इंटू 220, यानी कि 1.414 इंटू 220 बराबर हो गया लगभग 311 वोल्ट है ना। यानी कि जो V0 की वैल्यू होगी, V0 हमारा क्या है प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान, तो 311 वोल्ट ये पहली साइकिल में प्लस होगा, दूसरी साइकिल में माइनस होगा। इसका मतलब ये होगा कि जो घर में हम AC करंट यूज़ कर रहे हैं वो प्लस 311 वोल्ट से लेकर माइनस 311 वोल्ट के बीच में फ्लक्चुएट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो AC करंट हम घरों में यूज़ करते हैं वो DC करंट से ज़्यादा खतरनाक होती है ना। और इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जब किसी तार में धारा बह रही है तो तार में धारा के बहने के कारण क्या होता है ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऊष्मा के उत्पन्न होने की दर
या विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, P इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर अपॉन आर होता है ना। अगर हम यहाँ आई स्क्वायर की जगह एवरेज ले लें तो एक पूर्ण साइकिल के लिए ऊष्मा उत्पन्न होने की दर हमको मिल जाएगी। तो एक पूर्ण साइकिल के लिए ऊष्मा उत्पन्न होने की दर, ऊष्मा उत्पन्न होने की दर, ये हमारी P बार बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर बार इंटू आर। ठीक, और आई स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, किसके बराबर थी हमारी, IRMS स्क्वायर के बराबर थी इंटू आर। P बार बराबर हो गया। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम IRMS प्रबलता की दिष्ट धारा को प्रतिरोध R में प्रवाहित करेंगे तब भी ऊष्मा की उत्पन्न होने की दर क्या होगी हमारी, यही होगी। ठीक, अब इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान उस दिष्ट धारा के बराबर होता है जिसके द्वारा किसी प्रतिरोध तार में उतनी ही दर से ऊष्मा उत्पन्न होती है जितनी कि उस प्रत्यावर्ती धारा द्वारा होती है। आपने देखा यहाँ पर आई लिखा है हमने, इसका एवरेज लिया हुआ है ना। तो दोनों के द्वारा जो हमको जो मिल रहा है ऊष्मा उत्पन्न होने की दर दोनों में कैसी मिल रही है, हमको बराबर मिल रही है ना। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान, ये हमारा वर्ग माध्यमूल मान है, उस धारा के बराबर, उस दिश धारा के मान के बराबर होता है जिसके द्वारा किसी प्रतिरोध तार में उतनी ही दर से ऊष्मा उत्पन्न होती जितनी कि उस प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा। तो इस ये जो प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्यमूल मान है इसको हम धारा का इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं, आभासी मान भी बोलते हैं, इसलिए आई वर्चुअल बोला जाता है। तो आई वर्चुअल बराबर लिखा जाता है IRMS बराबर I0/√2। ठीक, जो प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग मान है इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान उस दिष्ट धारा के मान के बराबर होता है जिसके द्वारा किसी प्रतिरोध तार में ऊष्मा उतनी ही दर से उत्पन्न होती है जितनी की प्रत्यावर्ती धारा द्वारा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा के द्वारा क्या होगा, दोनों के द्वारा सेम रेट से हमारी जो ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक, इस तरीके से आप VRMS के लिए भी लिख सकते हो कि V वर्चुअल जो होता है, V वर्चुअल प्रत्यावर्ती वोल्टेज का आभासी मान, ये किसके बराबर होगा, VRMS के बराबर। इसको हम लिखेंगे V0/√2, यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज का VRMS किसके बराबर है हमारा, √, इसको हम लिख सकते हैं V²√, है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज का वर्ग माध्यमूल मान उस दिष्ट वोल्टेज के बराबर होता है जिसके द्वारा किसी प्रतिरोध तार में उतनी ही दर से ऊष्मा उत्पन्न होती है जितनी की प्रत्यावर्ती वोल्टेज के द्वारा। जहाँ पर धारा लिखा है वहाँ आप क्या करिए, वोल्टेज लिख दीजिए। ठीक, अब इसके बाद बच्चों हमारा आता है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज V और I के बीच कलांतर। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में V तथा I, ये प्रत्यावर्ती लिखा है, के बीच
कलांतर। ये कैसे निकालेंगे बच्चों हम लोग? इसके लिए देखिए, जो V और I होता है किसी भी ऑल्टरनेटिव सर्किट में, जो प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज दोनों की आवृत्ति कैसी होती है? समान होती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों कैसी हो, एक ही कला में, है ना। कभी कभी क्या होता है कि परपथ में वोल्टेज अधिकतम होता है और धारा अधिकतम नहीं होती, और कभी कभी क्या होता है कि धारा अधिकतम होती है, वोल्टेज अधिकतम नहीं होता। तो ये दोनों के बीच के कलांतर पर डिपेंड करता है ना। कुछ सर्किट्स में क्या होता है, जैसे कि हम एक सर्किट के लिए डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें देखो आप कि जो आई है, ये जो ग्राफ है, दोनों ही हमारे क्या होंगे? कंटिन्यूस रूप से चेंज होंगे ना। तो ये हमने शो किया, ये हमारा वी है, और ये जो ग्राफ है ये हमारा क्या है? ये आई है। ठीक, ये हमारा आई का ग्राफ है। तो आप ये देख सकते हो कि जब v की वैल्यू 0 है उस समय i की वैल्यू में 0 नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू है इसकी, है ना। तो वो ज़रूरी नहीं है कि जब हमारा वोल्टेज अधिकतम हो उस समय धारा भी अधिकतम हो। कुछ परपथों में क्या होता है, वोल्टेज के अधिकतम होने से पहले ही धारा हमारी क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई। तो इस सर्किट को इस समय कहा जाता है कि धारा वोल्टेज से कला में अग्रगामी है। जब धारा का मान वोल्टेज के मैक्सिमम होने से पहले मैक्सिमम हो जाता है, उस समय कहा जाता है कि धारा वोल्टेज से कला में अग्रगामी है। और जब वोल्टेज के अधिकतम होने के पश्चात धारा का मान अधिकतम होता है, मतलब अगर ये ग्राफ कुछ इस तरीके से हो, ये हमारी आई की वैल्यू हो, और ये मेरी V की वैल्यू है ना। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ मेरा वोल्टेज क्या हो गया? अधिकतम हो गया, और जो धारा वो मेरी अधिकतम नहीं है। तो कुछ परपथ में क्या होता है, वोल्टेज के अधिकतम होने से के पश्चात क्या होता है? धारा का मान अधिकतम होता है, यानी कि वोल्टेज पहले मैक्सिमम हो जाएगा और धारा बाद में मैक्सिमम होगी। इस केस में क्या हो रहा है, धारा पहले मैक्सिमम होगी और वोल्टेज बाद में मैक्सिमम हो रहा है। तो इसमें हम कहेंगे कि जो धारा है वो वोल्टेज से कला में पश्चगामी है। इसमें हम करेंगे धारा, क्योंकि पहले मैक्सिमम होगी तो कैसी होगी? अग्रगामी। वोल्टेज से कला में अग्रगामी। ठीक है, अगर धारा वोल्टेज से पहले मैक्सिमम हो जाएगी तो अग्रगामी होगी, जब बाद में होगी तो वो पश्चगामी हो जाएगी। ठीक है, और जब धारा वोल्टेज दोनों एक ही कला में होंगे, अर्थात जब वोल्टेज अधिकतम होगा उस समय धारा भी अधिकतम हो, और जब वोल्टेज न्यूनतम होगा, शून्य होगा, तो धारा शून्य हो, तो वो उस समय कहा जाए कि दोनों कैसे हैं? समान कला में। जब दोनों समान कला में होते हैं, जब दोनों समान कला में होते हैं, जब धारा तथा वोल्टेज समान कला में है, तो जो इक्वेशन बनेगी हमारी वो क्या बनेगी? V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, और I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ये बनेगी। ठीक है, और इसके बाद इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, क्योंकि दोनों समान कला में, तो दोनों एक साथ शून्य होंगे और दोनों एक साथ मैक्सिमम होंगे। मतलब अगर ये हमारा वोल्टेज ग्राफ है, ठीक है, तो जो करंट ग्राफ होगा वो भी हमारा ऐसे ही होगा। जब शून्य होंगे दोनों एक साथ शून्य होंगे, जब मैक्सिमम होंगे दोनों एक साथ मैक्सिमम होंगे। ये हमारा करंट ग्राफ हो गया, ये हमारा टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, और जब पश्चगामी और अग्रगामी है तो मैंने ये बताया इस तरीके से टी है, यहाँ हमने वी और आई को लिया। ठीक, ठीक है। अब इसके बाद अगर अग्रगामी है, धारा आई, वोल्टेज
वी से फाई कलांतर अग्रगामी है, अग्रगामी है। इसका मतलब धारा पहले मैक्सिमम हो जा रही है, वोल्टेज बाद में मैक्सिमम हो रहा है। तो उस केस में इक्वेशन क्या बनेगी, V इज इक्वल टू वी ज़ीरो साइन ओमेगा टी, क्योंकि इसका कला ज़्यादा है तो I इज इक्वल टू आई ज़ीरो साइन, ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई। दोनों की कला में फाई का अंतर है और ये फाई कला इससे आ गई, ठीक है। और अगर धारा I वोल्टेज V से फाई कलांतर पश्चगामी है, पश्चगामी मतलब पीछे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू वी ज़ीरो साइन ओमेगा टी, तो V की इक्वेशन हो गई। और I बराबर हो जाएगा हमारा आई ज़ीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। या आप इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर प्लस फाइव करके, और इस तरीके से भी लिख सकते हो कि V, क्योंकि ये अग्रगामी हो गया, वोल्टेज इस केस में अग्रगामी हो गया, तो V इज इक्वल टू वी ज़ीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और I इज इक्वल टू आई ज़ीरो साइन ओमेगा टी। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ऐसे ही इस केस में भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ माइनस कर सकते हो, है ना। ये होगा हमारा वी ज़ीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और I इज इक्वल टू आई ज़ीरो साइन ओमेगा टी। तो ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशंस बन गई। तो आपको ये अग्रगामी पश्चगामी बच्चों समझ में आया हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी समझना, आगे आपका इसी का यूज़ होने वाला है, ठीक है।